बादल छू कर आ चुके हैं और ऐसे हालात में जब पानी बरसेगा तो उसे कैसे सहेजा जाएगा और उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है। बात जल स्वावलंबन के दौर में भी है, तो क्या ये एक महत्वपूर्ण कारक साबित हो सकता है या फिर इसमें कहीं सुधार के जरिए हम अपने घर दरवाजे तक इसे अमली जामा पहना सकते हैं। राठौड़ साहब, क्या लगता है, जल स्वावलंबन कहने सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इस पर काम कैसे किया जाए, सरकार भरोसे या खुद के दम पर? वैसे तो समाज को ही उठना पड़ेगा। जैसे मैं दोनों मुद्दे लेता हूँ, एक तो मंदेला साहब ने कहा और एक कृषि के बारे में जो खेत तलाई की बात थी कि जब अगर हम लोग जो जल ग्रहण क्षेत्र है उसके अंदर समाज नहीं खड़ा होगा, तो अगर गोचर नहीं बचाएंगे, सारी स्कीम लैंड अलॉटमेंट जो लैंड ग्रैब मूवमेंट चल रहा है उसमें अलॉटमेंट करके ख़त्म कर लेंगे तो हमारे लिए मुश्किल आ जाएगी। उसका एक उदाहरण है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जी, कि हमारे जो रिको इंडस्ट्रियल एरिया राजस्थान के, तो आप देखो कहाँ है, तो आपको आधे आप पाओगे कि नदी के पाट में, जो कि कानूनन गलत है। तो सरकार खुद बड़ा एनक्रोचर है, उसको कौन छुड़ाए? तो इसलिए समाज की ये जिम्मेदारी बनती है कि उसको छुड़ाए। इसी तरह खेत तलाई, जो जल स्वावलंबन में जो सबसे बड़ी समस्या वो ये है कि सरकार का एक बड़ी खासियत होती है, वो कहती है अगर एक सक्सेस स्टोरी है तो उसको रेप्लिकेशन और स्केलिंग अप, कि उसको जगह लगाओ। अब खेत तलाई है, खेत तलाई आपको ये जान के ताजुब होगा कि खेत तलाई को आप बाड़मेर जैसलमेर में नहीं लगा सकते। खेत तलाई खाली किशनगढ़ से शुरू होती है, भीलवाड़ा, और ये एक क्षेत्र है पूरा बेल्ट जिसमें ग्राउंड वाटर नहीं है, हार्ड रॉक है, वहाँ पानी है ही नहीं ज़मीन में, वहीं खेत तलाई सक्सेसफुल हो सकती है भरतपुर तक। तो आप कौन सा स्ट्रक्चर जल स्वावलंबन में कहाँ बनाएंगे, वहाँ रिचार्ज नहीं हो सकता, रिचार्ज होगा ही नहीं। तो इस क्षेत्र में रिचार्ज की बात करने का कोई मतलब नहीं है। रिचार्ज कहाँ हो सकता है? फिर वहाँ क्या रास्ता हो सकता है? वहाँ ये खेत तलाई हो सकता है, वहाँ घर में पानी रोकने का काम हो सकता है, ऊपर सरफेस वाटर हार्वेस्टिंग का काम हो सकता है, रिचार्ज का नहीं, सरफेस वाटर हार्वेस्टिंग। इसलिए आप देखेंगे तालाब की सबसे ज़्यादा नंबर भी इसी में है, छोटे छोटे। तो कहाँ हो सकता है? रेतीली ज़मीन में आप रिचार्ज की बात कर सकते हैं, रिचार्ज, लेकिन वहाँ अगर खारा पानी नीचे है तो तब नहीं करेंगे। इसलिए सारे पूरे चूरू जैसलमेर इस एरिया के अंदर सर हैं, तालाब हैं जिनके नीचे मुरड है, जिप्सम है, तो पानी है, आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सरफेस वाटर हार्वेस्टिंग है, रिचार्ज के लिए नहीं है। लेकिन नरेगा में हमने उनके पेंदे फोड़ के रिचार्ज स्ट्रक्चर बना दिए, तो हमको अच्छा पानी को हमने जमीन में डाल दिया। तो ये यहाँ तकनीक की ज़रूरत है। तो इसमें समाज का भी रोल है और सरकार का भी रोल है कि वो जो तकनीक की जितनी भी नई हैं वो सब आए। जैसे स्प्रिंकलर की आप बात कर रहे हैं, स्प्रिंकलर तो एक टेक्निक है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमने देखा है। जब अगर मनुष्य को लालच आ जाता है तो आप सीकर, झुंझुनू, ये सारे डार्क जोन स्प्रिंकलर से ही हुए हैं। स्प्रिंकलर पानी बचाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इतना पानी बचा मैं ज़मीन और बढ़ा लूँ। 1 बीघा पानी तो बचाया, लेकिन उस पानी को बचाने से मैंने 1 बीघा और कर ली, तो ज़मीन में तो पानी नहीं बचा, दोहन तो उतना ही रहा, तो वो दोहन बढ़ता चला गया। ये हमारे और आपके समझने की बात है। दिनेश जी सीकर से जुड़े हैं। नमस्कार दिनेश जी। नमस्कार फारिक साहब। बताएं सर। फारिक साहब, मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। जी बिल्कुल। एक तो बरसात ज्यादा तभी होगी जब इस पृथ्वी के ऊपर या उस इलाके में पेड़ पौधे ज्यादा होंगे, और पेड़ पौधे लगाने के लिए वन विभाग ने आजादी के बाद जितने पैसे बहाए हैं भ्रष्टाचार में, फालतू में, उसकी बजाय हमारे यहाँ दांतारामगढ़ में एक किसान है श्री सुंदाराम जी वर्मा, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति नाम प्राप्त है। उन्होंने एक तकनीक विकसित करी थी आज से 25 साल पहले, 1 लीटर पानी में पौधा पनपाने की तकनीक। मैदानी इलाकों में वो तकनीक इतनी सक्सेस है कि एक बार पौधे लगा दो तो 80% पौधे जीवित रहते हैं। लेकिन सरकार प्रशंसा तो उसकी कर रही है, योजना नहीं बना रही उसके ऊपर। तो एक तो उस पे योजना बननी चाहिए और उसको अपनाया जाना चाहिए। राजस्थान मैदानी इलाका है, उसमें उसको अपनाया जाना चाहिए। 1 लीटर पानी में पौधा पनप जाता है 80%। दूसरा, ये यूरिया और डीएपी और कीटनाशकों की जो खेती है, क्योंकि पानी सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है खेती में और इंडस्ट्रीज में, इस खेती को अगर जीवाणु खेती के ऊपर या जैविक खेती में तब्दील कर दिया जाए तो आगामी 3 साल में 50% पानी खेती में बच सकता है, उत्पादन बढ़ेगा, पौष्टिकता बढ़ेगी और जमीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी। तो सरकार की नीतिगत फैसला ये लेना चाहिए कि एक तो सुंदाराम जी वर्मा की तकनीक को योजना बनाए, जहाँ भी वृक्षारोपण करना उस तरीके से करे, चाहे गाँव में करे, चाहे वो एक बेहतर और कारगर कदम हो सकता है। धन्यवाद आपके सुझाव के लिए। शीतल जी, जैसा कि दिनेश जी बता रहे थे, ये जो तकनीक है इनको लेकर काम दरअसल होता नहीं। जागरूकता की जो बात है, क्या सरकार का इंतजार किया जाना चाहिए? नहीं, देखिए, किसान स्वयं, मैंने बताया, खुद संवेदनशील है, अपने पानी का
बेहतर से बेहतर इस्तेमाल वो करना चाहता है। जैसा अभी राठौड़ साहब ने कहा, मैं इनकी बात से थोड़ी सी असहमति व्यक्त करना चाहूँगा। किसान अगर प्रति बूंद से अधिक उत्पादन ले रहा है, देखिए एक बड़ा परिवर्तन उसमें, एक पॉजिटिविटी जो थी कि पहले 4 हेक्टेयर में करता था, स्प्रिंकलर के आने के बाद उसने 5 हेक्टेयर में अपना कर लिया, यानी कि प्रति बूंद का इस्तेमाल करके वो ज़्यादा उत्पादकता ले रहा है। और ये किसान जब, जिसके पास एक संसाधन है, आय का एक ही संसाधन है, वो उसका उपयोग करेगा, लेकिन उससे बेहतरी हो रही है। दूसरा 2-3 बातें मैं बताना चाहूँगा। अगर हम विदेशों की ओर देखें, विशेष तौर से वाटर रिचार्ज पर काम नहीं हो रहा, जमीन तो खाली हो रही है, वो किसान के लिए कब तक? किसान अपने भविष्य पर कहीं धक्का तो नहीं मार रहा? नहीं, मैं दोनों तीनों बात पे आता हूँ। देखिए एक छोटी सी बात मैं जो आपको सिर्फ जानकारी के लिए देना चाहूँगा कि पूरे पश्चिमी देशों में जब जिलों का निर्धारण होता है तो जिले की सीमा एक वाटरशेड की सीमा होती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। वाटरशेड की सीमा होगी तो जो पूरा कैचमेंट की बात आपने कही थी, कैचमेंट से जो आने वाला पानी उसको एक जिला पूरा उसको मैनेज करेगा और उसमें पानी की कमी नहीं आएगी। हमारे यहाँ ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इस तरह का मैनेजमेंट नहीं है। मेरे ख्याल से इस पर सोचने की ज़रूरत है। दूसरी बात जो रिचार्ज वाली बात है, रिचार्ज क्योंकि राजस्थान में 5 साल में 3 साल हमें अकाल का सामना करना पड़ता है, पानी का अभाव रहता है, तो हमारी जो रिचार्ज की परिस्थितियाँ थोड़ी सी प्रतिकूल हैं। लेकिन जैसा अब हम इस बार अपेक्षा कर रहे हैं कि अगर अधिक वर्षा होगी तो स्वाभाविक रूप से मैं समझता हूँ आपसे पूरा पैनल इस बात से सहमत होगा कि जब वर्षा ज़्यादा आएगी तो रिचार्ज निश्चित रूप से होगा। और जो ये 5 पानी वाला जो नया सिद्धांत आया है उसमें जो हम पानी बचा रहे हैं और कृषि विभाग के जो विभिन्न कार्यक्रम है भारत सरकार और राज्य सरकार के, उसके माध्यम से जो पानी बचाया जा रहा है, ये संवेदना जी बिल्कुल। तो ये एक पहलू है। इस बीच में मेंदोला साहब आपका रुख करना चाहता हूँ। अतिक्रमणों की बात हो रही थी जल संसाधनों पर, कैसे फाइंड आउट किया जाए और कैसे उसका रास्ता खोजा जाए? जब आप देखिए कि अब्दुल रहमान ने 2004 में एक बहुत बेहतरीन फैसला आया, उसकी रिकमेंडेशंस के लिए कमेटी बनी और कमेटी की रिकमेंडेशंस कहा कि राजस्थान सरकार को उसको लागू करना है। एक भी रिकमेंडेशन लागू नहीं हुई। आप ताजुब करोगे कि 15 या 16 रिकमेंडेशन है, उसमें से एक भी लागू नहीं हुआ। आप कैसे सुधार की बात कर सकते हैं? राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जल स्वावलंबन की योजना ले आए। हम लगातार ये कह रहे हैं कि आप पहले कैचमेंट एरिया को सर्वे तो कर लो कम से कम। ठीक है, आप अतिक्रमण मत हटाओ, आप सर्वे तो कर लो कि वो सर्वे में वो जमीन किस तरह की जमीन है, वो उसमें पेड़ लगने चाहिए, उसमें फार्म हाउस बनने चाहिए, उसमें होटल बनने चाहिए, क्या बनने चाहिए, आइडेंटिफाई तो करो आप। अब आइडेंटिफाई कोई नहीं करना चाहता है। जयपुर विकास नहीं सब, आप देखिए जयपुर विकास प्राधिकरण ने कितना नुकसान पहुंचा दिया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं आप। जितने 800 850 गांव हमारे जयपुर शहर में शामिल किए गए, सारे के सारे 4 गाँव में जो है तो आवासीय स्कीम लेके आ गए। 1.5 लाख प्लॉट खाली हैं, एक आदमी के पास 500 भूखंड हैं, लोग जमीनों का व्यवसाय कर रहे हैं, दूसरी तरफ बड़ी आबादी को जमीन वो नहीं है। तो सवाल है पानी का संरक्षण कैसे होगा जब तक हम पूरे के पूरे, बहुत कम्प्रहेंसिव है ये, एक मुद्दा नहीं, इसका कई कोण है। हमको पूरी जोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से, जैसे अभी भाई साहब ने कहा, जोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से अपने को पानी का संरक्षण करना है। जहाँ जिप्सम है वहाँ दूसरी आ जाए, जहाँ रेत है वहाँ दूसरा किस्म का, जहाँ पठार है पत्थर हैं वहाँ दूसरे किस्म का आएगा। तो हमको सभी पर एक साथ काम करके कम्प्रहेंसिव करना पड़ेगा। मेरा तो मानना है जब तक सिटीजन का मूवमेंट, राजस्थान का सिटीजन मूवमेंट कमज़ोर होगा, नागरिक आगे नहीं आएंगे, पंच और सरपंच और गांव के लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, उनकी समस्या का समाधान बदलती नहीं सकते। उनकी समस्या का समाधान होने वाला नहीं, वो परेशान होते रहेंगे। आप जयपुर के लिए पानी ला रहे हैं चंबल से, आप बीसलपुर से ला रहे हैं, कल मान लो अगर 2 साल बारिश नहीं हुई तो बीसलपुर से कहाँ से पानी मिलेगा? जयपुर के शहर मैं आऊँगा उस पर, मैं बात करना चाहूँगा। उससे पहले अशोक जी अजमेर से हमारे साथ हैं। नमस्कार अशोक जी। जी नमस्कार बारिक साहब। बताएं सर। बारिक साहब, राज्य का सबसे बहुत ज्वलंत मुद्दा है ये जो आज आपने उठाया है, मैं आपको पहले तो धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया सर। दूसरी बात ये है कि मैं पोखरण में रहा हूँ सन 74 से लेके 80 तक, और वहाँ मिलिट्री ने लगा करके वहाँ की कायाकल्प ऐसी करी कि आज वहाँ पे बढ़िया बारिश हो रही है। एक बात, यही हालत जोधपुर में आर्मी वालों ने पेड़ लगाए और जोधपुर में बारिश का जो औसत था वो बढ़ गया है। 2 बातें तो ये। तीसरी बात मैं आपको पेड़ काटने के लिए बताता हूँ कि जितने पेड़ राजस्थान में कटते हैं और हर पुलिस थाना बहुत छोटे से पैसों के लिए उस ट्रक को रवाना कर देता है, जिसके लिए हम सब शर्मसार हैं। 2 बातें। तीसरी बात मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि गाँव की पंचायत और ये इरिगेशन डिपार्टमेंट जो सबसे पूरा साल पैसे खाता है, लूटता है, कभी इनके यहाँ छापे नहीं पड़े। ये व्यवस्था की बात है और हमें मिलकर इसे रोकना होगा। अशोक जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। वक्त की कमी है। कुलदीप यादव जी आपका रुख करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, वाटर मैनेजमेंट की बात थी। शीतल जी आऊँगा आपके पास भी।
वाटर मैनेजमेंट में ये जल बोर्ड कितना कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि जैसा कि नदियों के पानी पर, बांधों के पानी पर फिलहाल हम टिके हुए हैं, ऐसे में उम्मीद क्या की जानी चाहिए? मैनेजमेंट का जिम्मा किसके सिरे पर होगा? अश्विनी जी मेरे आदरणीय मंदोला जी हैं, राठौड़ साहब मेरे सीनियर हैं। वर्ल्ड बैंक 80 में स्कीम लेके आया था बहते हुए पानी को रोकने की, और पूरी स्कीमों को उन्होंने गाँव के ऊपर ज़्यादा जोर दिया था। वो स्कीम लगभग 4 या 5 साल चली। मैं भी गांव परिप्रेक्ष्य से हूँ। मेरे गांव में 1000 बीघा का जंगल था। आज नीमराना फैक्ट्री एरिया आने के बाद पूरा जंगल साफ, जो मंदोला जी ने कहा, जो गोचर भूमि थी वहाँ गोचर भूमि नज़र नहीं आ रही। 10-10 मंजिल की बिल्डिंगें खड़ी नज़र आ रही हैं। पहाड़ों के अंदर इन्होंने फैक्ट्रियाँ विकसित कर दी, जहाँ से पानी आता था बह के जिस भी तालाब में जाता था, नदी नाले में जाता था, वो सारा रोक दिया गया। तो उस चीज़ का सिस्टम इन्होंने खुद सरकार ने बिगाड़ा है। सिस्टमेटिक तरीके से चलते आज विदेश के ऊपर वो रेस कर रहे हैं। उनके पास सिस्टम है, उनकी सोच ही विकास की है। अपने यहाँ विकास की सोच मेरा जहाँ तक है 2% है। दूसरी सोच में सरकारी कर्मचारी होने के नाते ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वो सोच अलग है उनकी। अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको, ताज़ा उदाहरण दे रहा हूँ। माननीय कलेक्टर महोदय ने जल सवाल मामले में कोई रिपोर्ट मांगी, हमारे विभाग के इंजीनियरों ने इस तरह की रिपोर्ट की, इसकी उनको 16 और 17 सीसी में चार्जशीट जारी की कलेक्टर साहब ने। बजाय जो जल रोकने की बात थी, वाटर हार्वेस्टिंग की बात थी, उसकी वजह अपने प्रपोजल जलदाय मंत्री ने भी कहा कि पहले बहते पानी को रास्ता दे, फिर उसे रोकने की प्रयास करें और फिर उसे ज़मीन तक पहुंचाने के प्रयास करें, और ये प्रयास आपकी साझेदारी के साथ ही मुमकिन है। अश्विनी जी इसको भी विभाग के इंजीनियर ने नहीं समझ सके कि भाई विभाग इसको जल स्वावलंबन को कैसे लें, अपन वाटर स्ट्रक्चर किस तरीके से खड़ा करें जिसमें वर्षा का पानी जमीन में जाए। उसके मामले में अलग सोच उनकी है ही नहीं उस चीज में। बिल्कुल, इस पर काम करने की जरूरत है। फिलहाल ब्रेक का कॉल है, और ब्रेक से पहले फिर रुक करेंगे प्रकाश का। बारिश के लिए एक और गाना किशोरदा का गाया हुआ, वो मैं इस मौके पे गाना चाहता हूँ। रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिम झिम गिरे सावन, जब घुंघरुओं सी बजती है बूंदे, अरमां हमारे पल के न मूंदे, कैसे सपने देखे नयन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिम झिम गिरे सावन। कोटा शहर के लिए बड़ी शर्म की बात है कि चंबल किनारे रहकर भी हम प्यासे हैं। इसका कारण है कि हम लोग पानी की बहुत ज़्यादा वो करते हैं, बहुत बहता रहता है, रोकते नहीं हैं। हर आदमी को ये फर्ज समझना चाहिए कि पानी बड़ा अमूल्य चीज़ है, ऊपर परवर दीवार का दिया हुआ वो है, इसको जितना हम रोक सकें, गड्ढे बनाकर जहाँ भी करके इसको स्टोरेज करना, हर आदमी अपना फर्ज समझ ले। पर ये इतना पानी अभी बरसात में आएगा और बह जाएगा, कोई इसकी चिंता नहीं करता, न सरकार को है न जनता में इसके प्रति कोई जागरूकता है। वाटर हार्वेस्टिंग की बहुत ज़रूरत है। जो बारिश का पानी आता है उसको इकट्ठा करके रिसाइकलिंग करने की बहुत आवश्यकता है, तभी जाके पानी की आवश्यकता आने वाले समय में पूरी होगी।